उनका संघर्ष, उनकी विचारधारा और उनके काम, और उसमें से जो सब कुछ चीज़ निकल के आई संविधान, जो सबसे बाद में उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको सब लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले जहाँ वो पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए, क्योंकि ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर बलबीर सिंह जी कह रहे थे कि अमेरिका में महिलाओं को और काले रंग के लोगों को संविधान बनने के कितने साल के बाद वोट का अधिकार मिला, और भारत में भारतीय संविधान की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उस पूरी संविधान सभा की, जिन्होंने पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान हिस्सेदारी की, और उसमें से जो चीज़ें निकल करके आई वो सारी की सारी संविधान में स्थापित की। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ कि उन महिलाओं को, गरीबों को, अनपढ़ को हर तरह से किसी भी रूप में वो भारत का नागरिक है तो एक राजनीतिक शक्ति दी, उसको शक्ति का प्रयोग करने का दायित्व हमारी संस्थाओं को था, राज्य को था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया, और इस वजह से उस राजनीतिक शक्ति का भी वो अपने तरीके से इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये जो बात है कि जैसे फिर कह रहे थे, इस बात को याद करने की ज़रूरत है कि जो संविधान जलाने की बात है या संविधान की अवमानना की बात है कि उसके बदले में क्या लागू करना चाहते हैं, उसके बदले में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो ये संघर्ष वहाँ से शुरू, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस वर्ग से आए उनको इस बात का सबसे ज़्यादा पता था कि यदि धर्म के नाम पे ये राज्य बना या हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ेगी। जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि इसमें मुसलमानों के वोट कटेंगे और हिंदुओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो गलतफहमी में, क्योंकि इसके अंदर मनुस्मृति किसके लिए व्यवस्थाएं करती है, किसको अधिकारों से, ज्ञान से, पावर से और संपत्ति से किसको वंचित करती है मनुस्मृति। सारे जितने भी मेहनतकश लोग हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है उस वर्ण व्यवस्था में, चाहे वो खेती करते हैं, चाहे वो मजदूरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हाथ से काम करने वाले सारे लोग, उनको ना ज्ञान के अधिकार है मनुस्मृति में, ना उनको सत्ता प्राप्त करने के अधिकार हैं, और ना दौलत रखने के अधिकार है, और ना ही महिलाओं को ये अधिकार। तो यदि मनुस्मृति लागू होगी तो आप ये मत मानिए कि इसमें मुसलमानों के वोट कट जाएंगे और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होंगे। इसमें सबसे पहला हमला हिंदुओं पे हो, इस मेहनतकश जनता पे हो, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। सबसे पहला जो उनका आंदोलन था कि ये प्रतीक है उस बात का, शोषण का, हजारों सालों, शताब्दियों का, जिसके आधार पे कानून बना करके इस पूरी जनता की मेहनत को, इस पूरी जनता की धार्मिक भावनाओं को लूटा जाता रहा, शोषण किया जाता रहा। तो उस बात को याद किए बिना कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चीज़ों को समझा, कैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जितनी धाराएं थी, चाहे उसमें गांधी की धारा थी, चाहे उसमें शहीद भगत सिंह की धारा थी, चाहे उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धारा थी, या उसके अंदर सांप्रदायिक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की धारा थी, उनसे ये किस तरीके से अलग थे, कैसे इनके मुद्दे थे, कौन कौन सी इन्होंने बातें की। तो ये याद किए बिना डॉक्टर भीमराव को याद करना, उसकी जयंती मनाना, उन संघर्षों को हम पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि बातों को बहुत ही शॉर्ट में समझना हो तो उसने जो अपने लोगों को उन्होंने जो आह्वान किया, जो उनका सूत्र है, आम लोग जिसको समझते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो 3 स्टेज हैं, ये जो 3 स्तर है, शिक्षित बनो। क्यों शिक्षित बनो, किस चीज के लिए शिक्षित बनो, और शिक्षा से क्या अभिप्राय, क्या डिग्रियां हासिल करते चले जाओ, क्या शिक्षा प्राप्त करके सत्ता की जो पद हैं वो प्राप्त करके आप जो है अवसरवादिता के शिकार होते चले जाओ, क्या मतलब है शिक्षित बनो। और किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जैसे शिक्षा प्राप्त की, चाहे वो अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी, या भारत के जितने भी धर्म हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे कबीर हों, चाहे महात्मा फुले हों, या जितने भी आंदोलन हो, या संस्कृत के वो ग्रंथ जिनको लाल कपड़े में लपेट के लोगों को दिखाया तक नहीं गया, उनके अंदर से पढ़ के उन्होंने बताया कि इसकी सच्चाई क्या है। ये
जिस ग्रंथ को राष्ट्रीय पुस्तक के तौर पे प्रचारित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुस्तक है, आप उसका जन्मदिन भी मनाने लगे। वो पुस्तक ही मनुस्मृति है, उसमें और मनुस्मृति में कोई फर्क नहीं। इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रेखांकित किया जगह 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 जगह, तो उन बातों को समझने की जरूरत है। यदि आप हिंदू मुस्लिम की डिबेट में ही फंसे रहेंगे और जो जिसको असली उत्पीड़न होना है उस तक ये बात जाएगी ही नहीं कि नुकसान किसका होगा, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा, तो हिंदू राष्ट्र का जो ये जिसको कहेंगे कि रोड रोलर चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने की शक्ति सिर्फ इसी एक शख्स के अंदर है, क्योंकि जिस वर्ग से ये शख्स ताल्लुक रखते थे उस वर्ग पे हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा अत्याचार जुल्म, वो इस बात को ज्यादा गहराई से समझते। इसीलिए यदि आप देखेंगे कि समाज के अंदर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, संविधान बचाओ का तख्ती किसके हाथ में होती है? पिछले 10 साल के आप आंदोलनों को देखिए, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे आरक्षण के आंदोलन हो या किसानों के आंदोलन हो, क्या लिखा हुआ है उनके पास? संविधान बचाओ, देश बचाओ। आखिर इस संविधान में ऐसा क्या है जिसको बचाने की जरूरत है? उसके लिए और बात करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये जो संविधान है, लोगों ने इसको मान लिया कि ये वकीलों का, जजों की चकल्लस का काम है, ये सिर्फ कोर्ट के लोग हैं वो पढ़ते रहेंगे। संविधान अभी हमारे नागरिकों की चेतना का हिस्सा ही नहीं है। कितने लोगों ने संविधान देखा है, पढ़ा है? कितने लोग संविधान के बारे में जानते हैं? कितने लोग संविधान की कहानियां, उसके जो संघर्ष हैं, किस तरीके से, कौन से उसके अंदर प्रावधान डाले गए और किसका उसको बेनिफिट होना है, किस रूप में वो लागू हुआ, जो हम यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग अभी भी कहेंगे कि आप खुश क्यों हैं? यदि पूछे किसी को, मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, मुझे नौकरी मिली है, किस लिए मिली है? पिछले जन्मों के कर्म से मिली है। यदि सावित्रीबाई फुले शिक्षा के स्कूल ना खोलती तो क्या कोई महिला का खुश हो सकती थी इस देश के अंदर? उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट ना बनाते, और ये आजादी से पहले की बात, तो क्या कोई महिला उसको रोजगार पे रह सकती थी उन दिनों के दौरान, जो कि एक प्राकृतिक बात है? कितनी महिलाएं जानती हैं इस बात को कि जो मैटरनिटी लीव लेती हैं वो किसकी देन है? कितने लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेतना को जानते कि उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, किस किस के लिए की थी? तो इसको, संविधान को सिर्फ वकीलों का, जजों का इसके उस पर मत छोड़िए, ये उनका काम नहीं है। इसको नागरिक समाज के अंदर नागरिक चेतना का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और उसके लिए जरूरी क्या बात है? एक बात मैं आपको कहता हूं कि संविधान के अंदर क्या है, कम से कम जो उसके पहले 51 आर्टिकल हैं जिनके अंदर संविधान की पूरी फिलोसफी है, बाकी तो सब प्रोसीजर एंड पावर्स हैं कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो जो पहले 51 है जिसमें नागरिकों के कर्तव्य भी हैं, जिसमें नागरिकों के अधिकार हैं, या राज्य क्या करेगा जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, या हमारी नागरिकता के सवाल हैं जिस पे आंदोलन हुआ, उनको हमें देखने की जरूरत है। सिर्फ प्रावधानों को ही नहीं, जो प्रावधानों के पीछे पर्सपेक्टिव है, क्यों वो रखे गए, क्यों मूल अधिकारों में ये रखा गया कि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठने से किसी आदमी को मना नहीं कर सकता, रेस्टोरेंट में बैठने से मना नहीं कर सकता, ये संविधान के मौलिक अधिकार में लिखना पड़ा। क्यों? क्या ये कोई बात थी संविधान में लिखने की? लेकिन इसी आधार पर इस देश के अंदर शताब्दियों से एक इतनी बड़ी जनता के साथ भेदभाव होता रहा कि वो किसी भी तालाब का, किसी भी सार्वजनिक जगह का वो इस्तेमाल करेगा। ये लिखना पड़ा, ये लाइन लिखी हुई है उसके अंदर, खाली लिख देते हैं कि समता का अधिकार है सबको। ये डिटेल इतनी देने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत थी क्योंकि भेदभाव के, शोषण के जितने रूप हमारे समाज के अंदर, हमारी कल्चर में मौजूद है, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखन छोड़िए, आप सिर्फ जो संविधान सभा की जो 2 भाषण है आप उसी को पढ़ जाइए, उसी को ही देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि भारतीय समाज के अंदर समानता नहीं है, भारतीय समाज के अंदर समानता की, लोकतंत्र की कोई परंपराएं मौजूद नहीं है। जो लोग इस बात को गरिमा करते हैं, महिमा मंडित करती हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा ये सब कुछ था,
एक बार देखिए कि हमारी संस्कृति के अंदर कितना भेदभाव होता था, कैसे लोगों को दूर रखा जाता था अपनी छाया से कि वो पढ़ न जाए। कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? कौन सी भारतीय एकता की बात कर रहे हैं? ये भारतीय एकता संविधान के जरिए हमें स्थापित करनी है अपने समाज के अंदर, ये हमारा आदर्श है। इसको संवैधानिक अधिकारों के जरिए वो स्थापित करने की बात थी, और यदि ये स्थापित ना हुई तो इसका क्या बनेगा? ये संविधान जो आज हम कह रहे हैं संविधान बचाओ, और जो कह रहे हैं कि संविधान को परे फेंको, ये नकल है या इससे कुछ होने वाला नहीं है या इसमें इतने संशोधन हो गए, अनेक बातें, ये सब बातें पहले भी थी, ये डिस्कस हुई है उसके अंदर। जो रेजोल्यूशन था, संविधान का ड्राफ्ट था, उसकी डिबेट में है, जिनके आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दे दिए थे 75 साल, उससे भी ज्यादा पहले की बात है ये। 1948 में ये सब आरोप थे मौजूद जो आज है। नई बात नहीं है, कोई संविधान के खिलाफ कोई नई बात नहीं आई। डिबेट वही है, शक्तियां भी वही है। जो विरोध करने वाली थी हिंदू कोड बिल का, चाहे वो कांग्रेस के चोले में थी, चाहे वो किसी और उसके माध्यम में थी, शक्तियां भी वही है। ये अलग बात है कि आज वो शक्तियां इस रूप में है कि वो चुनौती प्रदान कर सकती हैं, कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा सकती हैं, कि वो संविधान की सारी जो हमने आज तक कमाया है उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन सवाल तब भी यही थे। तो इसलिए उस पूरे संघर्ष को, उस पूरे स्ट्रगल को, जो 1857 से ही नहीं, मैं तो कहूँगा महात्मा बुद्ध से शुरू, वो लगातार जितनी भी हमारे समाज सुधारक हैं उनकी चेतना को ये धारण करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। वो कौन है? वो महात्मा बुद्ध है। पूरी भारतीय ट्रेडिशन को, समाज सुधार की परंपरा को, पूरे भारतीय समाज के समाज सुधार आंदोलन को, मानवीय परंपराओं को, समता की परंपराओं को, स्वतंत्रता की परंपराओं को, उनके नायकों को उन्होंने अपने चिंता के अंदर, चेतनशीलता के अंदर, अपने विचारों के अंदर धारण किया। कबीर, महात्मा फुले, इन 3 के जो आंदोलन है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी परंपरा को जिस तरह से व्याख्यायित किया था, उस परंपरा के अंदर मौजूद जो असमानता की, जो गैर बंधुता की जो चीजें मौजूद थी, उनको निकाल के दिखाया। और आप याद करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो लेखन, उनकी जो पीड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, धर्म बदला उन्होंने, बौद्ध धर्म। क्यों? आज दुनिया में देखिए, जहां जहां बौद्ध धर्म गया वहां पे आज साइंस है, तरक्की है, टेक्नोलॉजी है। जापान हो, चीन हो, कोरिया, देख लीजिए। और इस देश के अंदर से बुद्ध धर्म को, साइंस की जितनी भी ट्रेडिशन थी, उसको कैसे मार के भगाया गया, वही है आज। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि भारत का इतिहास क्या है? यदि 2 शब्दों में बताना हो तो ब्राह्मण और बौद्धों का संघर्ष है, और कुछ नहीं। 2 शब्दों। ये दोनों जो चीजें हैं कि जो लिबरल ट्रेडिशन है हमारी, जो लोकतंत्र की ट्रेडिशन है, जो समानता की ट्रेडिशन है, उसके बीच में एक युद्ध चला हुआ है 2000-5000 साल से। उस युद्ध में यदि हम पार्टिसिपेंट हैं, यदि हम उसमें पार्टी हैं, यदि हम कहां पे खड़े हैं, तो ये हमें इसकी तरह से, जैसे इन्होंने लिया था, कितना डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उस समय में कितनी नफरत थी, आप सोच सकते हैं। आज भी आप देख लीजिए क्या क्या उनके बारे में बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। उस सारी नफरत को पीते हुए, उन सारे आरोपों को अपने अंदर जज्ब करते हुए, सहन करते हुए, उन्होंने उस पूरी ट्रेडिशन को व्याख्यायित किया, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी नफरत और घृणा के, सबके लिए रखा, सबके लिए चीज। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आंदोलन है, कि जिस तरीके से जो धर्म की जो बात है, कि जितनी भी परंपराएं जो धर्म से वैधता प्राप्त करती हैं, आस्था में, अंधविश्वास में, धर्म में और सांप्रदायिकता में हमें फर्क करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें एक नहीं है। आस्था और अंधविश्वास एक नहीं होते, सांप्रदायिकता और धर्म एक नहीं होते। आप अपने धर्म को मान लीजिए, संविधान में भी लिखा है कि धर्म हर एक व्यक्ति का निजी मामला है, स्टेट उसमें कोई दखल नहीं करेगा और वो किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यदि हम संविधान को मानते हैं तो हम धर्म को भी मानते हैं, हम धर्म के निजी पक्ष को मानते हैं। आप अपनी पूजा करिए घर में बैठ के, कौन रोक रहा है? जिसने नमाज पढ़नी है पढ़ लीजिए, जिसने जो करना है करिए, लेकिन
जब ये बात आती है कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है और इसी को सभी मानो, और यदि नहीं मानोगे तो मारूंगा, मैं जिस पशु को पवित्र मानता हूं उसी पशु की सब पूजा करें, और यदि वो नहीं करते तो वो मरने के हकदार है। यहां से सांप्रदायिक पशु श्रेष्ठता की बात से अपने अपने धर्म मानने में किसी को क्या दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे जो उत्पात किए जाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों को डराया जाता है, डर की राजनीति पैदा की जाती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फिलॉसफी है, जो विचार है, उसको देखने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धर्म चुना, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? उसमें करुणा है, उसमें प्रेम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी सारी बातें यदि आप उनको याद करेंगे कि वो किस तरीके से इतना बने, कि वो एक वकील थे, कानून जानते थे, कि वो एक इकोनॉमिक्स थे। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आप सब लोग भी यूनिवर्सिटियों में गए होंगे, पढ़ा रहे होंगे, पढ़े होंगे, किसी न किसी रूप में वास्ता सबका पड़ता है। कितने लोग वहाँ कभी भारत के किसी विश्वविद्यालय में अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के रूप में पढ़ाया जाता है? तो से लिखे उन्होंने भारत की सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की रूपी के ऊपर, करेंसी के ऊपर, या अंग्रेज गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसके ऊपर थीसिस लिखने वाला पहला आदमी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या उसको कभी एक अर्थशास्त्री के रूप में कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। अंबेडकर पे बात करते ही बात आरक्षण पे आ जाती है एक सेकंड के अंदर, कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे दार्शनिक है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह से धर्म को जैसे व्याख्यायित करते हैं धर्मशास्त्री की तरह से, क्या सोचते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन हुए मंदिर में जाने के लिए, बड़े लंबे आंदोलन भी चले उनके, लेकिन उन्होंने कभी मंदिर बनाने के लिए तो कोई आंदोलन नहीं किया। वो चाहते तो अपना अलग मंदिर बनवा सकते थे, शायद ही वो कभी मंदिर में पूजा के लिए गए होंगे। और कुछ लोगों ने कोशिश की तो उन्होंने लिख के कहा कि ये एक फर्जी बोगस सोसाइटी है, एसोसिएशन है, इसको चंदा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दलितों को अलग से मंदिरों की जरूरत नहीं है। वो फिर भी इसमें क्यों चाह रहे थे? क्योंकि सारी जो सार्वजनिक चीजें हैं उसमें सबका हक है, कोई भी हो। क्या उस तालाब का पानी पिए बिना वो मरे जा रहे थे? उसका पानी डंगर भी नहीं पीते थे, सड़ा हुआ पानी था। लेकिन इस बात को तोड़ने के लिए कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जो सार्वजनिक जगह हैं, उन सब पे सबका अधिकार है, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये इतने रेडिकल स्टेप थे उनके, ये इतने उग्र कि समाज का सारा गुस्सा लेते हुए और प्रशासन की सारी गुस्से को आमंत्रित करते हुए कि समाज के अंदर जितनी भेदभाव की सरणियां बनी हुई हैं उन सबको तोड़ना। और उनके आंदोलन इसी तरह से चलते चले गए सारे, कि जिस तरह से उन्होंने, यदि आप उनको और गहराई से जानना चाहते हैं, कि उनका एक आर्टिकल है, बहुत ही शानदार भाषण है उनका, 1937 की डिबेट। यदि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार नहीं है तो वो दास्ता है। जब जयललिता के खिलाफ सारे कर्मचारी हड़ताल पे गए, 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पे थे, आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के खिलाफ फैसला दिया। और जब हमने ये देखा कि क्या कोई भारतीय इतिहास में हड़ताल के पक्ष में कोई एक लेख है, कोई एक लाइन लिखी किसी ने, तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर का वो आर्टिकल, वो इतना लंबा आर्टिकल है, इतनी लंबी डिबेट है वो। यदि मजदूरों को काम की स्वतंत्रता नहीं है, उनकी मर्जी है, करे ना करे, हड़ताल का यही मतलब होता है ना, तो वो दास्ता है, वो गुलामी है। तो इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने सभी लोगों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, ये ना कहिए कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, जो स्वर्ण अपने आप को कहते हैं, और जो स्थापियों की जो उस चीज को, जाति प्रथा के उसको विशेषाधिकार को प्राप्त कर रहे हैं, उससे प्रतिष्ठा पाते हैं, उनकी इंसानियत भी उन्होंने लौटाई है। कि वो जाति के आधार पे जिस तरीके से अपनी इंसानियत को खो रहे थे, और एक जाति तक सिमट के छोटी सी बात के लिए कि उनको बिना किए चीजें मिल जाएंगी, दान में मिल जाएंगी चीजें, उस इंसानियत को भी डॉक्टर अंबेडकर ने वापस किया। कि आप क्या इस चीज में पड़े हुए हो, आप अपनी मेहनत करिए, आप एक नागरिक हैं भारत के, उसी तरीके से। तो इस तरीके से यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आज जो संविधान के ऊपर जो क्यों है, वो संविधान क्यों आंखों में खटक रहा है, संविधान में ऐसी क्या बात लिखी हुई है कि जिसकी वजह से उस पर खतरा हो गया। संविधान की शपथ लेते हैं,
संविधान से ही सब करते हैं, संविधान की महिमा गाई जाती है, बताया जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फिर क्यों संविधान के ऊपर इतनी बड़ी बात होती है? इस बात पे सोचिए। क्योंकि संविधान भारत के नागरिकों को एम्पावर करता है, सशक्त करता है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो सेकुलर डेमोक्रेसी यहां से, सिर्फ लोकतंत्र नहीं है भारत में, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। यदि धर्मनिरपेक्षता को आप हटा दें तो लोकतंत्र तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि एक धर्म के लोगों को आप महत्व दे रहे हो, बाकियों को नहीं दे रहे हो, तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया। तो जितनी भी ये सब चीजें हैं जो उन्होंने संविधान के अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से की, और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि संविधान के जरिए किस तरीके से नागरिकों ने जो लिटिगेशन करके कि कैसे उनको लागू करवाया, तो उससे उस संविधान के उस टूल से हमने उसकी शक्ति को पहचाना ही। असल में संविधान बचाओ एक नारे के तौर पे है, हमारी चेतना का हिस्सा नहीं है वो। जिस दिन संविधान भारत के नागरिकों की चेतना का हिस्सा बनेगा, इस पे कोई खतरा नहीं, कोई इसको उनसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि संविधान भारत के नागरिकों की चेतना का हिस्सा बना ही। जितनी उदासीनता हमारे समाज में संविधान और कानून के प्रति है, उतनी उदासीनता शायद ही दुनिया में कहीं हो। हम जानते ही नहीं है कि ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरी एंटाइटलमेंट है, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते ये डिजर्व करता हूं, और इसके लिए मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा। किस नागरिक के अंदर ये चेतना है? तो आप अपनी संस्था के माध्यम से यदि ये नागरिक चेतना को, संविधान चेतना को एक नारे के तौर पे नहीं, वास्तव में इस संविधान की वजह से कैसे हमारी मानव गरिमा बची हुई है, कैसे हम एक इंसान के तौर पे हमारी पहचान बची हुई है। जो SC ST उनके किसी व्यक्ति से पूछो, बहुत सारे लोग बोल देंगे, जिसको चेतना नहीं है वो बोल देगा कि भाई तेरे को नौकरी क्यों मिली, बस जी मेरिट से मिल गई या मेरा कर्म थे, ऐसे नहीं मिली। यदि डॉक्टर अंबेडकर ने वो प्रावधान नहीं बनाया होता तो वहां बैठते जहां जूते निकाले हुए, तो वहां पे होते। तो ये उनके संघर्षों को याद करना, उन सब चीजों को याद करना कि कैसे, और उससे बाहर जितने लोग हैं, अब देखो सारी पॉलिटिक्स OBC पे हो रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या अदर बैकवर्ड क्लासेस को पता है कि उनको मंडल कमीशन लागू करके किसने दिया था? मंडल कमीशन एक VP सिंह नाम का एक प्रधानमंत्री होता था। कोई जानता है इस बात को? कोई जानता है? कोई चर्चा ही नहीं है समाज के अंदर इस बात की कि VP सिंह होता था, उसकी जयंतियां मनाई जाती हो, उस पर कुछ होता हो। OBC समाज के अंदर जो OBC समाज के लिए, रिजर्वेशन के लिए जो लोग रथ निकाल के घूम रहे थे, उनके लिए OBC समाज आगे खड़ा। कहां गई उसकी चेतना? किस तरीके से उसको भ्रमित किया है? यदि उनको पता होता कि संविधान में हमारी क्या राइट्स हैं और किसने दिए हैं, यदि हम इनकी बात को उनके बीच में लेकर के जाते या वो खुद कोशिश करके लेते, तो शायद ये बातें हम ना कर रहे होते कि संविधान को खतरा है और आने वाले समय में और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, और सारी संविधान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं या संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं को किस तरह से खोखला किया जा रहा है, कैसे उन संस्थाओं के अंदर तानाशाही के रवैये दिखाई दे रहे हैं, कैसे एक आदमी अपनी बात कहते हुए डरता है। सबसे बड़ा डर निकला था इस देश के अंदर, अंग्रेजी इतनी बड़ी ताकत थी, सूरज नहीं छिपता था उसका, उससे इस देश के लोग नहीं डरे, लेकिन इनसे इस देश के लोग डर रहे हैं जो संविधान को बर्बाद करने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे सामने एक जलता हुआ सवाल है। सिर्फ थ्योरेटिकल डिबेट में उलझने की बजाय इस संविधान को, इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है और किन स्ट्रगल से बनी है। क्या सोचते हैं संविधान जो पास हुआ वो ऐसे ही होगा कि अंबेडकर ने बोला और सबने कह दिया हां जी मंजूर है? नहीं। जो बलबीर जी बता रहे थे कि 2 साल, इतने महीने, इतने दिन, क्या हो रहा था संविधान में? कोई खिचड़ी पक रही थी, डिबेट हो रही थी हर एक शब्द के ऊपर,
एक एक शब्द की क्या रखें या ना रखें, उसके ऊपर उन हमारे महापुरुषों ने, उन फ्रीडम फाइटर्स ने, उन लोगों ने उसके ऊपर विचार किया। ये संविधान ही हमारी राष्ट्रीय और पवित्र पुस्तक है। ये बात, धर्मों की किताबें आदरणीय हैं, वो सबके लिए आस्था का केंद्र है, सब अपने अपने को रखिए, लेकिन यदि पूरे राष्ट्र के लिए कोई एक किताब है तो वो संविधान है, कोई एक पवित्र बात है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक इस पुस्तक को हमारे घरों के अंदर, हमारी बातचीत के अंदर, जहां भी जाएं उसके अंदर हम इसको इस तरीके से नहीं करते कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाए, संविधान कल्चर का हिस्सा नहीं बना, एक पॉलिटिकल बात है, या तो न्याय प्रणाली के परिसरों में है या हमारी डिबेट्स में है। इससे बाहर इसको जाने की जरूरत है कि हमारे जो संस्कृति है, जो निरंतर हमारी बातचीत है, पार्टियां हैं, कुछ भी हम करते हैं, शादियां हैं हमारी, उसके अंदर संविधान की बात कैसे चले, कैसे हम उन प्रक्रियाओं को उसके अनुसार ढालें। तो ये काम बाकी है, इसीलिए ये खतरे की वगैरह की सब बातें चलती हैं। यदि हमारे देश के लोग इतने वो नहीं है कि कोई कहेगा कि भालू आया, शेर आया, लोग छोड़ कर भाग जाएंगे, नहीं। इस देश की एक शानदार संघर्ष की परंपरा